लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? सर डेवलपमेंट के बारे ओके, में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था डेवलपमेंट के बारे में? क्या क्या पढ़ा था डेवलपमेंट के बारे में? सर मंथ वाइज पढ़ लिया था कि किस मंथ। तो चैनी का एक दो क्वेश्चन का आंसर दो। आप लोगों को फिर से मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या है ऑडिबल? आ सर रही आ है रही है। सर। तो चैनी का एक क्वेश्चन का आंसर दो। राघव, आवाज आ रही है? राघव, आवाज आ रही है? राघव है भी क्या यहाँ पे? नहीं है? है? कोई बात नहीं। करण, यस सर। यू आर करण, C01 यस यमुनागर, सर। राइट? ये कितने दिनों बाद आए हो क्लास में? सर किसी और आईडी से देख रहे थे तब हम। ओ, किस आईडी से देख रहा था? सर आलोक कश्यप और एक बी और सेल्फ के नाम से थी। ओ, समझ गया मैं। तो आज तुम करण कश्यप में असली नाम से आ गए हो। यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा सुना तुमने? यस सर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, कौन से मंथ में क्या ऑर्गन बनते हैं, वेल डेवलप्ड कब होता है, ये सब। तो ये बता दे फटाफट से, फीटस के पहली मूवमेंट कौन से मंथ में नजर आएगी? सर पहली मोमेंट सर 6th या 7th। सिक्स की सेवन्थ? सर 6th। स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। सिक्स। सेम क्वेश्चन। अदिबा रहमान। और ये दो दो अमन क्यों है? फिफ्थ। कौन सा मंथ बेटा? फिफ्थ। कौन सा ट्राइमेस्टर? सेकेंड ट्राइमेस्टर फिफ्थ मंथ। बहुत बढ़िया लड़की, वेरी गुड। यू आर अदिबा, B01 लक्ष्मी यस नगर, सर। राइट? वेरी गुड बेटा। ओके, अगला सवाल। इसका जवाब देंगे, कौन देगा? ये जयशंकर कौन है भाई? जयशंकर नाम से स्टूडेंट नहीं था कोई? सर कोई मैं हूँ। जयशंकर यादव? मैं हरिशंकर। मैं कौन अरे होता है? हाँ, हरिशंकर नाम से होता है। हाँ, वेरी गुड। बेटा हरिशंकर, तूने बहुत पढ़ाई कर ली ना, मुझे बता रहा था तूने पढ़ाई करी है। जवाब देगा तू? अच्छा जी। हाँ सर दे दूंगा। मतलब कि अगर मतलब कि वो तो काफी दिन पहले पढ़ा, अब याद होगा तो बता दूंगा। पक्का? हाँ अगर याद होगा कि कुछ दिन अभी अभी थोड़ी पढ़ा है ये। अगर पूछना है सर जेनेटिक्स से पूछ लो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पूछ लो, या बायोटेक्नोलॉजी से पूछ सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी से पूछ लो कुछ भी, या मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से। ठीक है बेटा, बेटा टीचर को नहीं बोलते, कुछ भी पूछ लो। अरे सर क्योंकि नहीं मतलब टीचर इधर जब उधर नहीं पूछता है ना पता तो था सर। सर पता है सर, ये मुझे पता है सर, मतलब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ना यहाँ से ज्यादा भी याद है, क्योंकि
वो जो है ना बड़ा टॉपिक, और काफी दिन पहले पढ़ा था। बस तू मुझे ये बता दे, तुझे रिप्रोडक्शन का टॉपिक से पूछूं कि ना पूछूं? सर नहीं, मुझे बायोटेक्नोलॉजी से पूछ लो या मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से पूछ लो। बाय मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं नहीं है, लेकिन है। अभी मैंने कौन बहुत दिन पढ़ा पहले तुमने? पढ़ा था ना, काफी दिन पहले, इसलिए याद नहीं आ रहा, याद होगा नहीं सपोज। या सर, हाँ तो सर, बेटा जब नीट मेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम, एग्जाम देने जाएगा तो जब मेल नीट का रिप्रोडक्टिव एग्जाम सिस्टम देने से पढ़ा। जाएगा तो 11th का हाँ सर, टॉपिक को पढ़ तो 1.5 साल जाएगा। अरे नहीं, रिवाइज करूंगा अब सर फिर 11th का पढ़े लगातार। 1.5 साल हो जाएगा ना, फिर तू बोलेगा सर एनिमल याद नहीं है। ऐसा अरे थोड़ी चलेगा। हाँ ये सही अब तेरे से क्वेश्चन पूछूं कि ना पूछूं, तुझे कॉन्फिडेंस है या नहीं है सर, है? लेकिन उस पे थोड़ा सा। उस पर लेकिन लग गया तो कॉन्फिडेंस कहाँ रहा, फिर तो खत्म हो गया। लेकिन लग गया, लेकिन लगा दिया, बट लगा दिया तो फिर वो डाउटफुल हो गया ना। सर, बहुत दिन पहले पढ़ा था। हम्म। चल कोई नहीं, क्वेश्चन पूछो, आंसर दिया फटाफट से। चल ठीक है सर। चल, ठीक सिंपल है। सा क्वेश्चन है कि हार्ट का डेवलपमेंट कब शुरू होता है एक फीटस के अंदर? हार्ट का डेवलपमेंट याद करने दो। जब जब बनेगा वो, सर याद नहीं है ये। बहुत बढ़िया। जानवी, P0 नहीं, M01, लक्ष्मी नगर। जानवी आवाज आ रही है? हरिशंकर अपना माइक बंद कर दे। ओके, ठीक है। सर एक डाउट है। जिया चौधरी। किस पे डाउट है? गोविंद। डाउट बाद में। गोविंद, डाउट बाद में। अभी रुक जा 1 मिनट, एक दो क्वेश्चन पूछ लो पहले फिर। हाँ जिया चौधरी। जिया चौधरी, आवाज आ रही है तुमको? जिया चौधरी की आवाज नहीं आ रही है। अमन पॉल। आ रही है अब सर आवाज? अमन पॉल, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी सर, मुझे आ रही है आवाज। आपको आ अमन रही है पॉल, मेरी? पहले तो ये बताओ कि दो दो नाम से क्यों आ रखा है? डबल डबल नहीं पढ़ाई सर, करेगा एक ही क्लास में? हाँ, तेरी मुझे सुनहरी आवाज आ रही है मेरे को। कंप्यूटर में मेरे पास माइक नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, हाँ तो सर, अब अभी पूछ लीजिए सर सवाल। मेरी आवाज क्लियर है? मैं सवाल पूछूं कुछ? ओके, तो ये बच्चे के सर पे बाल कब डेवलप होते हैं, कौन से मंथ में? सर 5वें महीने में। नहीं सर, छठे महीने में उसके पूरे शरीर पे बाल उग जाते हैं, छठे महीने में। कौन से मंथ में? 6th मंथ। मैं सर के बाल की बात कर रहा हूँ। सर भी एक बॉडी का पार्ट ही, हाँ सर। पक्की बात? ओके। गोविंद, हाँ सेम सर क्वेश्चन। 5th मंथ पर हेयर आने लगते हैं और 6th मंथ पर तो पूरी बॉडी कवर हो जाती है हेयर से। अच्छा, ठीक है। आईलेट्स कब सिक्स सेपरेट होती है? मंथ पर। 6 मंथ में आईलेट सेपरेट हो जाती यस हैं। सर। ठीक है। और ये क्या कहते हैं इसको, नोज कब सेपरेट होता है? सर नोज इसमें एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया। कि नोज कब सेपरेट होता है, नहीं दिया?
नो सर। और हार्ट कब सेपरेट होता है? सर हार्ट बीट फर्स्ट मंथ में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, इतना दिया है तो आपको बताता हूँ। हार्ट बीट नहीं, हार्ट हार्ट सेपरेट कब होता है? हार्ट सेपरेट का मतलब समझा नहीं सर। मतलब थोरासिक हार्ट और एब्डोमेन हार्ट दोनों अलग अलग कब होते हैं? सर वो तो आफ्टर डिलीवरी होगा ना। थोरासिक हार्ट और एब्डोमेन हार्ट अलग 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 हो जाएंगे? आपने ही तो कहा था, क्या कहते हैं, जैसे डिलीवरी होती है तो जो एट्रियम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि अब हार्ट से पंप। मैंने कहा था कि जब डिलीवरी होती है एटम सेपरेट हो जाते हैं। मैं सर वॉइस एटम ब्रेक हो रही सेपरेट है। की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ थोरासिक हार्ट मतलब कि जो चेस्ट में हार्ट है वो, और जो एक एब्डोमेन जो स्टमक के पास हार्ट है वो, ये दोनों हार्ट अलग अलग कब होते हैं? खैर तेरे कुछ डाउट्स है वो बता। सर यू हैड पता सम डाउट? नहीं। अरे डाउट बता बेटा, डाउट डाउट था तेरे को कुछ? यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो रिलैक्सिन हाँ। हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी के बिल्कुल एंड पे रिलीज होता है, वो क्या कहते हैं, एकदम डिलीवरी के टाइम पे रिलीज होता है, या क्या कहते हैं 6 या 7 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, रिलैक्सिंग कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है। इट इज कंटिन्यूसली रिलीज इन, रेगुलेटर लिटिल ऑन करके वो रिलीज होता रहता है। रिलैक्सिन इज कीप्स ऑन रिलीजिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। सर और कुछ? सर मतलब एनसीईआरटी में ये लिखा है ना, क्योंकि लेटर फेज में रिलीज होता है। अरे लेटेस्ट स्टेजेस का मतलब है कि, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि वो जो 6 7 मंथ है, जैसे जैसे पहुंचेगा, जब डिलीवरी पास आएगी, जब फीटल डेवलपमेंट पास हो जाएगी, तब उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो यूट्रस को रिलैक्स रखे। तो यूट्रस को रिलैक्स रखने के लिए इसकी जरूरत तो हमेशा से है ना, तो वो हमेशा से रिलीज होता रहेगा, अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा ड्यूरिंग द लेटर मंथ। मतलब कि जितना टाइम आगे बढ़ता जाएगा डेवलपमेंट, उतना टाइम वो बढ़ता जाएगा उसका अमाउंट भी। एनीथिंग एल्स? सर जब ऑक्सीटोसिन डिलीवरी के टाइम पे मसल्स को कांटेक्ट करने को कहता है, तो जो पिट्यूटरी के पास दोबारा से फीडबैक जाता है कि तुम और रिलीज करो हार्मोन, वो कैसे जाता है सर? मैंने पढ़ा है ये, मैंने फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पढ़ा दिया क्या? ओके सर, बाद में हो जाएगा तो। ओके। एनीबडी एल्स विद एनी एल्स डाउट, एनी अदर डाउट? चलिए फिर आज आगे बात करते हैं, ठीक है? विल कंटिन्यू फर्दर। क्या टेंशन, मैं आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि आपको नजर आ रहा है क्या सर नजर नहीं आ एक रहा। और डाउट है, ओनली ओनली एक और हाँ डाउट पूछ है। पूछ, सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, बोलता है। सर जो इनहिबिन है वो ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है या कभी भी हो सकता है फीमेल के अंदर? वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो रिलीज होता है। एनिमिन, ओके एनिमिन जो सर। है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे भी तो रिलीज होगा कि नहीं होगा? सर ये नहीं समझ आ रहा कि इनहिबिन किस टाइम पर रिलीज होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस टाइम पे, मतलब ये तो पता है कि इनहिबिन का फंक्शन क्या है, कि एफएसएच को वो करता है, उसका फंक्शन को रोकता है, लेकिन ये नहीं समझने आ रहा वो किस टाइम पे रिलीज होता है इनहिबिन। ये ये मैं नहीं बत, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्लास में से कोई और बताएगा। जो भी बताना चाहे अपना नाम बताए पहले, फिर बताना शुरू करें। कौन बताएगा गोविंद का क्वेश्चन का आंसर? कौन देगा? आई एम नॉट गिविंग दिस आंसर बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। दिस समथिंग वेरी कॉमनली टोल्ड इन क्लास, 2 3 बार बता चुका हूं मैं। गोविंद पूछ रहा है कि एनेबिन कब रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो इसका आंसर कौन दे रहा है? कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल टू यू और यस नॉट? सर। कौन बोल रहा है सर? सर मैं शुभम। शुभम, इसको आंसर दे जरा। लुटियल 11 कब फेज में। रिलीज होता है? क्यों रिलीज होता है? शुभम, एनीबडी एल्स कोई आंसर देना चाहे गोविंद को कि 11 कब रिलीज होता है, क्यों रिलीज होता है? सर मेंस्ट्रुअल फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज में रिलीज होता है, क्यों? सर क्योंकि तब न्यू फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। अच्छा, तो सर जब एक मेंस्ट्रुअल फेज में, एक बार बता, मेंस्ट्रुअल फेज में न्यू फॉलिकल्स डेवलप होते हैं? हाँ सर। मेंस्ट्रुअल फेज में न्यू फॉलिकल्स डेवलप होते हैं? सर वहाँ मेंसेस वहाँ पे डिग्रेड होती रहती है और यहाँ पे न्यू फॉलिकल्स जनरेट होते हैं। ये बायोलॉजी कहाँ लिखी गई है? मेरे पास नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? ये नई रिसर्च का नोटिफिकेशन आया नहीं मेरे पास। नई बायोलॉजी है ये, मेंस्ट्रुअल फेज में फॉलिकल डेवलप कर रहा है। किसने बोला ये? आयुषी? सर आयुषी। हाँ आई नो। किसने बोला ये? आयुषी, कहाँ पढ़ा तुमने ये कॉन्सेप्ट? आयुषी, am I audible? आयुषी, am I audible? सर ये लुटियल फेज में होता है। सर हाँ हाँ, मैं वो आंसर नहीं सुन रहा हूँ। आयुषी, ये कहाँ पढ़ा तुमने मेंस्ट्रुअल फेज में फॉलिकल डेवलप करेंगे? मेंस्ट्रुअल में नहीं फॉलिकुलर। तो कब से मेंस्ट्रुअल क्यों बोल रही थी तुम? सर वो कंफ्यूज थी। हाँ, फॉलिकुलर फेज में रिलीज होगा। और ये लुटियल फेज कौन बोल रहा है? सर मैं हरिशंकर। मैथ क्या होता है? हरिशंकर? सर अच्छा, हरिशंकर सर, गलती से हाँ, हरिशंकर। सर लुटियल फेज में होता है। अब हरिशंकर से बोल रहा है या आयुषी से बोल रही है? क्या सर? तुम सही बोल रहे हो या आयुषी सही बोल रही है? सर मैं बोल रहा हूँ लुटियल फेज में होता है जब एफएचएस तुम का सही लेवल बोल रहे सबसे कम होता है। हो और तुम्हारा मतलब आयुषी गलत बोल रही है? सर उस पर मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना पता है मेरे को। तुम कौन से बैच में हो हरिशंकर? B01। B01 में है? अच्छा, धनजोत, धनजोत बताएगी सही। धनजोत, आवाज आ रही है? यस सर। कुछ नहीं है, बस यही तो ये देख लो दोनों में से कौन से, हरिशंकर 2 मिनट, ये दोनों में से कौन से बोल रहा है धनजोत? हरिशंकर माइक बंद कर ले, अपनी बात बोल के माइक बंद कर लिया करो। आयुषी आयुषी सही बोल रही है, फॉलिकुलर फेज में होता है। शुभम, यस सर। कौन सही बोल रहा है? सर शायद फॉलिकुलर स्टेज में ही होती है सर। नाम क्या होता है इनहिबिन का? नहीं याद सर। नहीं याद? बहुत बढ़िया। किसमें होता है? मेल होता है, फीमेल में रिलीज होता है? सर फीमेल में। डच? यस सर। सेम क्वेश्चन, कौन सही बोल रहा है? इनहिबिन कहाँ रिलीज होता है, क्या करता है, कौन से फेज में, मेल में, फीमेल में? सर लड़कियां सही बोल रही हैं। और इनहिबिन रिलीज होता है फॉलिकुलर फेज में, जब फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, लगभग टर्शरी की स्टेज में आ जाते हैं, तो वो इनहिबिन रिलीज करते हैं ताकि और
फॉलिकल्स डेवलप ना कर सकें और एक बारी में एक ही ओवम बने। और मेल में इनहिबिन रिलीज नहीं होता। मेल में इनहिबिन नहीं। अच्छा, और लूटियल फेज में फॉलिकल को डेवलप होने देना चाहिए, तब फॉलिकल डेवलप कर सकते हैं। फॉलिकल तो सर अब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा ल्यूटियल फेज में। नहीं, मतलब तब दूसरे फॉलिकल डेवलप कर सकते हैं ना लूटियल फेज में। नहीं। फिर उस टाइम पे कौन रोकेगा? ओके, लूटियल फेज में। हम्म, चलिए, किसी को कोई एग्जैक्ट आंसर पता तो बताइए, वरना सब लोग माइक बंद कर लीजिए, मेरी बात सुनेंगे। सर मेरे को लग रहा है मेरे को समझ में आ गया, बताऊं? गोविंद को? यस सर। हाँ गोविंद बेटा, बोल क्यों नहीं, कोई मेरी क्लास में सबको सर बोलने की क्या मेरे जरूरत हिसाब से क्या है? कहते हाँ, हैं, जो फॉलिकुलर फेस होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन होता नहीं है, तो एफएसएच रिलीज ना हो इसलिए इनेबल होता है रिलीज। लेकिन जो ल्यूटियल फेज होता है उसमें एफएसएच इसलिए रिलीज नहीं होता क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल उसे मेंटेन कर लेता है, जैसे एलएच का होता है। और हमें इसीलिए फॉलिकुलर फेज में जरूरत पड़ती है इनहिबिन की, इसलिए वो फॉलिकुलर फेज में रिलीज होता है। बेटा अगर फॉलिकुलर फेज में इनहिबिन रिलीज होगा तो एफएसएच को इनहिबिट करेगा, तो एफएसएच कम हो जाएगा, तो फॉलिकल डेवलप कैसे करेगा? सर एफएसएस तो ओनली इंड्यूस करता है ना, कि बस स्टार्ट कर दे कैसे भी करके अच्छा, स्पीड करके। फॉलिकल को डेवलप करने में कौन हेल्प करता है फिर? गरिमा है क्या क्लास में? सर आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, पहले एक मिनट, गरिमा है क्या क्लास में? गरिमा A01। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग। सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते रहते हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनते नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, शायद या तो आयुषी ने पूछा था या गरिमा ने पूछा था, दोनों में से किसी एक ने पूछा था बहुत पहले, जब मैं पढ़ा रहा था सबके बारे में, कि सर इनहिबिन ज्यादा हो जाएगा तो फिर एफएसएच को इनहिबिट करेगा, कुछ इस तरीके का। तब तब भी मैंने ये आंसर दिया था कि इनहिबिन चेक्स द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चेक का मतलब कि वो उसका अमाउंट कम नहीं कर रहा है, बस जितना वो एक फॉलिकल के इनिशिएशन के लिए चाहिए उतना नहीं बढ़ने दे रहा। देखो, बात समझने की कोशिश करना कि इनहिबिन हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि एक लेवल से ज्यादा चाहिए इनिशिएशन के लिए और थोड़ा थोड़ा चाहिए इंक्रीज होता होता डेवलपमेंट के लिए। तो फॉलिकुलर फेज में जब फॉलिकल डेवलप करते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन, उसमें भी एफएसएच और एलएच दोनों मिलकर काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एफएसएच आपको फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो इनहिबिन का काम सिर्फ उसको, हाँ, हाँ जी सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही? किसी को नहीं हाँ हो रही? प्रेजेंट नहीं है सर, अभी अभी नहीं है सर। एक मिनट, नो सर नहीं हो रही। पहले थी प्रेजेंट, यस सर। अभी चली गई। ओके, आई प्रेजेंट इट अगेन। वो बीच में किसी और ने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया होगा, उसकी वजह से चली गई होगी। आप लोग भी तो ऐसा करते हैं ना, बीच में प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। हमारी क्लास की सर अभी भी नहीं हो रही। नो सर अभी नहीं आ रही। अभी उसकी प्रेजेंट नहीं हो रही है। नो ओके, नो सर। दोबारा ट्राई करते हैं। किसी और ने स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है क्या? नहीं, आई चेक दैट अगेन। आप प्रेजेंट हो रही है? हो गई सर, प्रेजेंट हो गई। यस सर। ओके, तो मैं वही कह रहा था आपसे जब मैं पहले बात कर रहा था, ठीक है, कि हाँ, what was I talking? Yeah. So inhibin hormone is responsible to check the FSH कि एक लिमिट से वो ज्यादा इंक्रीज ना करे।
सिर्फ एक लिमिट में रहे, क्योंकि वो ज्यादा जब होगा ना तो वो फॉलिकल के डेवलपमेंट इनिशिएट कर देगा। हम इनिशिएट नहीं चाहते, हम चाहते हैं फॉलिकल जो पुराना है वो डेवलप करता रहे, कोई नया फॉलिकल इनिशिएट ना हो। सो दैट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब इनिबिन रिलीज होता है बाय ग्रोइंग फॉलिकल एज वेल एज कॉर्पस लुटियम। तो ग्रोइंग फॉलिकल्स कब है? फॉलिकुलर फेस में। तो फॉलिकुलर फेस में रिलीज होता है बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, ठीक है। मोर ओवर फ्रॉम द ग्रैनुलोसा सेल्स। कौन आवाज से साफ नहीं आ रही ग्रैनुलोसा? सर, ओके, आई रिपीट दैट अगेन। आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ, हरिचंद्र सुन लिया मैंने। अभी आ रही है क्लियर? सबको क्रैक वॉइस आ रही है? सर बहुत लो आ रही है आपकी वॉइस। यस सर। लो आ रही है? अब क्लियर आ रही है? सर एक बार फेस कैम ऑफ करके शायद देख लो। ओके, ये भी कर लेते हैं। अब क्लियर आ रही है? क्लियर है सर अब। ओके, तो आप लोग क्लियर आ रही है आपको, तो मेरी बात ध्यान सुनेगा। आई सपोज स्क्रीन में दिख रही होगी आप लोगों को। चल, मैं बता रहा था कि जो एफएसएच है उसको ना आपने कम कंट्रोल करना है। तो उसके लिए इनिबिन रिलीज होता है कॉर्पस लुटियम से और दूसरा ग्रोइंग फॉलिकल से भी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो इनिबिन है ना बेटा, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी रिलीज होता है। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा हो जाता है, वो इनिबिन का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को चेक करना है। जब ये ज्यादा हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सर्टोलिकस को आगे बहुत ज्यादा ये स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तब फिर से इनिबिन रिलीज होगा कि चेक द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इनिबिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल दोनों में रिलीज होता है। तो ऐसा मैं सोचेगा कि सिर्फ मेल में रिलीज हो रहा है। क्लियर है कोई? ये सॉरी, ये मैं सोचेगा फीमेल में रिलीज हो रहा है। ये बात क्लियर है, यस या नो? यस सर। चलिए, तो आगे बात करते हैं। आगे ज्यादा बातें रह नहीं गई हैं करने के लिए, बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें रह गई हैं। अच्छा, आपके डेवलपमेंट के अंदर ना एक चीज और आप याद रखिएगा, ठीक है, कि डेवलपमेंट के अंदर ये तीन पार्ट्स हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये सबसे पहले डेवलप कर रही हैं। सबसे पहले क्या डेवलप कर रहा है? देखिए, सबसे पहले डेवलप करने वाला स्ट्रक्चर याद रखिएगा बेटा, नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा नोटोकॉर्ड डेवलप करती है, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या है? सबसे पहले नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बाद एक न्यूरल प्लेट डेवलप करती है, ठीक है। न्यूरल प्लेट फोल्ड कर जाती है, न्यूरल फोल्ड बनता है। न्यूरल फोल्ड के बाद न्यूरल ग्रूव बनता है। न्यूरल ग्रूव के बाद न्यूरल ट्यूब बनती है। तो ऑर्डर इज, ये ऑर्डर याद रखेगा, पहले न्यूरल प्लेट, फोल्ड, ग्रूव और फिर ट्यूब, ठीक है। फिर ये न्यूरल ट्यूब क्या बना रही है? आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस पूरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कुछ सेल्स टूट के गिरते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट के सेल्स। और ये न्यूरल क्रेस्ट के जो सेल्स हैं, ये टूट टूट के आपका पीएनएस बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ऑर्डर याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। न्यूरल प्लेट, फोल्ड, ग्रूव, फिर ट्यूब। क्लियर है पॉइंट? आगे बात करें। यस सर। ओके, तो ये बात, उसके बाद ह्यूमन प्लेसेंटा के पॉइंट्स मैंने आपको बता देते। मेटाडिस्कॉर्डियल होता है, हेमोकॉरिल होता है और डेसिडुअस होता है। अब स्टेजेस ऑफ लेबर। अब स्टेजेस ऑफ लेबर समझने के लिए आप सबसे पहले आप फीटल इजेक्शन वो समझिए कि फीटल, एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसको हम फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट नेम फर्ग्यूसन। बहुत ही सिंपल सा ये रिफ्लेक्स है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब फीटस पूरा डेवलप कर जाएगा और उस टाइम पे फीटस और प्लेसेंटा से स्टिमुलस आएगा
और वो स्टिमुलस, ठीक है, मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन को होगा, ठीक है, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये जैसे यूट्रस स्ट्रेच करेगा, ठीक है ना, फुली डेवलप फीटस की वजह से और प्लेसेंटा से प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएंगे थोड़े से, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से यूट्रस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यूट्रस का ये इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन या शुरुआत का स्ट्रेचिंग अब इम्पल्स देगा हाइपोथैलेमस को, यानी ब्रेन को, और हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन आके यूट्रस को और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यूट्रस थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट होगा, और मैसेज आएगा ब्रेन के पास, और ऑक्सीटोसिन आएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा, और मैसेज आएगा, और ऑक्सीटोसिन आएगा। तो हर बार ऑक्सीटोसिन आता जाएगा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और उस कॉन्ट्रैक्शन को ऐसे और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा। तो ऐसा एक्सपोनेंशियली होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इस बहुत स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अल्टीमेटली फीटस बाहर की तरफ इजेक्ट होगा। इस पूरे सिनारियो को हम इन टोटल 3 फेज में बांट देते हैं: डायलेशन, एक्सपल्शन एंड प्लेसेंटल। प्लेसेंटल को हम आफ्टर बर्थ भी बोलते हैं। डायलेशन क्या है? 6 से 12 घंटे का है। इसमें थोड़ा थोड़ा ऑक्सीटोसिन आ रहा है शुरुआत में, और तकरीबन आधे घंटे में एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, और स्लोली ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, और फीटस रेडी हो रहा है बाहर आने के लिए। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फीटस का हेड है वो टुवर्ड्स द सर्विक्स मूव करेगा। रिलैक्सन हार्मोन काफी ज्यादा रिलीज होगा। रिलैक्सन के इन्फ्लुएंस में सर्विक्स और वेजाइना डायलेट कर जाएंगे, बोन सॉफ्ट हो जाएगी, बर्थ कैनाल बन जाएगा, ठीक है, एमनियोटिक सैक रप्चर कर जाएगा, उसमें से वाटर बाहर फ्लो कर जाएगा, उसको हम लेबर वाटर बोलते हैं। मदर को पेन होना शुरू हो जाएगा, और उसको हम लेबर पेन बोलते हैं। तो ये डायलेशन फेज है। डायलेशन फेज जब बढ़ता जाएगा, तब कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी, लाइक 1 every 3 minutes। हर 3 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अब एक्सपल्शन फेज आएगा। एक्सपल्शन फेज के अंदर फिर ये कॉन्ट्रैक्शंस और बढ़ेंगी, 2 से 3 पर मिनट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अब ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के अंडर में स्लोली ग्रेजुअली फीटस का जो हेड है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, बर्थ कैनाल के थ्रू आउटसाइड, ठीक है। तो वो सर्विक्स से वेजाइना से होता हुआ बेबी बाहर आना शुरू होगा। नाउ अब नॉर्मली क्या होता है कि बेबी जब बाहर आता है तो उसमें हेड पहले बाहर आता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं दी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, VERTEX, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेबी फ्रॉम द बटॉक साइड, ठीक है ना, अपने हिप वाले रीजन से या अपने लेग वाले रीजन से बाहर आने लगता है, तो उसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो देयर कैन बी अ ब्रीच प्रेजेंटेशन और देयर कैन बी अ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नॉर्मली वर्टेक्स होती है, कुछ केसेस में ब्रीच भी होती है। ये मैं नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्लोली ग्रेजुअली फीटस बाहर आएगा। जब ये फीटस बाहर आएगा, आप ध्यान से समझिएगा, एक्सपल्शन फेज के दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। जो हार्ट की ओपनिंग है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, जिसको आप फोरामेन ओवेल बोलते हैं, वो क्लोज हो जाती है टू फॉर्म फॉसा ओवारिस। डक्टस आर्टरियोसस, जो पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा के बीच में ओपनिंग है, डक्टस आर्टरियोसस, वो भी क्लोज हो जाता है टू फॉर्म लिगामेंटम आर्टरियोसस। और जो डक्टस वेनोसस है, जो अगेन एक ओपनिंग होती है इन द हेपाटिक पोर्टल सिस्टम ऑफ द फीटस सर्कुलेशन, वो भी क्लोज हो जाता है टू फॉर्म लिगामेंटम वेनोसस। तो फोरामेन ओवेल फॉसा ओवेलिस बन जाता है, डक्टस आर्टरियोसस लिगामेंटम आर्टरियोसस बन जाता है, डक्टस वेनोसस लिगामेंटम वेनोसस बन जाता है, और बेबी रेडी हो जाता है अपने आप पे डिपेंडेंट। मतलब जैसे ये स्पेसिफिकली कौन डक्टस वेनोसस बंद हुआ, सॉरी, जैसे डक्टस आर्टरियोसस बंद हुआ और फोरामेन ओवेल बंद हुआ, वैसे ही अब ब्लड लंग्स में जाएगा और लंग्स काम करना चाहेंगी। और एक्सपल्शन के बाद जब बेबी बाहर आता है और जब वो अपनी पहली सांस लेता है, तब वो अपनी लंग से पहली बार सांस लेता है। क्लियर पॉइंट। और लंग्स में पहली बार तब ऑक्सीजन जाता है। क्लियर पॉइंट। इसलिए क्राइंग ऑफ द बेबी इज इंपॉर्टेंट। व्हेन बेबी क्राइज ही ओपन्स हिज माउथ, ही इनहेल्स द एयर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
सो इफ द बेबी डजंट क्राई और इट रिमेन साइलेंट, तो मतलब उसमें एयर नहीं गई है, तो उसके मुंह में फिर एयर ब्लो भी की जाती है, जिसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन उसे दिया जाता है किसी तरीके से, ताकि वो सांस ले। तो जो पहली सांस है बेबी की, जो पहली बार लंग्स इस्तेमाल हो रही है, वो पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उससे पहले उसका ब्लड ऑक्सीजनेट प्लेसेंटा से हो रहा था। अब बेबी को डिलीवर करने के बाद जो प्लेसेंटा है वो भी बाहर आता है, मतलब देयर आर टू बर्थ्स, दो डिलीवरी होती है हमेशा, एक चाइल्ड की डिलीवरी होती है, एक प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। तो इन्फेंट को या बेबी को बॉडी से बाहर निकालने के बाद मदर हैज टू प्रोवाइड सम मोर एनर्जी टू मूव आउट द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ की फॉर्म में फिर बाद में वो बाहर आता है, जो बचा हुआ पार्ट है प्लेसेंटा का, ठीक है। तो दैट कम्स आउट, सो दैट इज ऑल अबाउट द डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक होती है नॉर्मल डिलीवरी, जिसमें फीटस खुद से बाहर आ रहा है, जो मोस्टली एनिमल्स में होती है, और बाकी बहुत पुराने टाइम से होती चली आ रही है, अभी भी होती है, और जिसको मच सेफर या मच बेटर कहा जाता है। और एक होती है द सी सेक्शन डिलीवरी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है, साइंटिस्ट या सॉरी डॉक्टर्स गो विथ सी सेक्शन डिलीवरी। सी सेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सी शेप का कट लगता है एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में, इसलिए सी सेक्शन बोलते हैं, या सिंपली बोलते हैं सिजेरियन डिलीवरी, CESAREAN, सिजेरियन डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी। तो सी सेक्शन डिलीवरी में क्या हो रहा है कि एब्डोमेन में कट लग रहा है, और फीटस को फिर या इन्फेंट को फिर उस कट के थ्रू बाहर निकाला जा रहा है। तो दैट इज, आप बोल सकते हैं सर्जिकल डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी। और जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो लोअर एब्डोमेन में कट लगता है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से एक जो स्कार है, जो पोस्ट डिलीवरी स्कार है, वो इस तरीके से ऑब्जर्व होता है। तो लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, ये कट लगा के फीटस को वहां से बाहर निकाला जाता है। सो दैट इज अबाउट द सी सेक्शन डिलीवरी, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्लेसेंटा, जो रिमूव हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी, जिसे हम आफ्टर बर्थ बोल रहे हैं, ठीक है। सो इतना ही है अबाउट दिस चैप्टर, अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, तो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आज बस आपको जो भी जितना भी मैंने पढ़ा है अभी तक, उन सभी चीजों के ना ओवरऑल डाउट्स लेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है तो उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। किसी को कोई डाउट है किसी स्पेसिफिक टॉपिक में? आई सपोज मैंने सारे टॉपिक जो है वो कवर अप कर लिए हैं चैप्टर के। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर सर। हाँ, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स है आपके स्पेसिफिक? नहीं है तो मैं दो चार क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सर एक डाउट है। हाँ आयुषी, सर बोलो। जो आपने ट्रोफोब्लास्ट बताया था हमें, उससे आपने बताया हाँ, कि इनर सेल मास जो है वो स्क्वीज करके बाहर आ जाता है इम्प्लांटेशन के टाइम पे। मैंने कहा था कि जोना पेलिसिडा के अंदर ओपनिंग होती है, उससे उससे ब्लास्टुला बाहर आ जाता है जोना पेलिसिडा से। अच्छा, मतलब ट्रोफोब्लास्ट भी आता है बाहर? हाँ, पूरा स्ट्रक्चर ही आएगा भाई, बट इम्प्लांटेशन कैसे होगी? अच्छा, और सर फिर वो ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो कोरियन बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट, हाँ आप कह सकते हो कोरियन बनाता है। ओके सर। एनी अदर डाउट? सर एक डायग्राम था जिसके अंदर एम्ब्रियो की लेयर थी, एक्टो मीजो और एंडो मीजो और एक्टो, और एक सेकंड लेयर भी थी वॉल के पर्सपेक्टिव में। तो एक डायग्राम आपने दिखाया था, वो एक बार समझा देंगे? एक बार मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, मुझे बताना कौन सा वाला डायग्राम।
ये वाला डायग्राम, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस। यस सर। ये वाला डायग्राम? नो सर, इसके बाद एक और था जिसके अंदर एमनियन वगैरह भी शोर हुए। ये ये वाला? यस सर। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? उस दिन आप सर लेयर के बारे में बता रहे थे तो आपने एक अलग से भी ड्रॉ किया था। हाँ, वो तो मैंने मिटा दिया। डाउट क्या, वो बताओ। दोबारा बनाऊं? यस सर। am I ऑडिबल? दोबारा बनाऊं? डाउट क्या है? मेरा डाउट क्या है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। क्या डाउट है? Yes, डाउट sir. बताओ, फिर मैं बताता हूँ। सर एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिए। डायग्राम एक्सप्लेन करूँ? दोबारा नया बना के बता दूं? यस सर। ओके। देखो, बहुत सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे खाली पेज मिल जाए तो बताऊं। I'll add one here. ओके, मेरी आवाज सबको क्लियर है? मैं बनाना शुरू करूँ डायग्राम? यस सर। ओके, तो मैं एक काम कर रहा हूँ। मैंने ये एम्ब्रियो बनाया पहले ग्रीन कलर से। ये ग्रीन वाली याद रखना, एक्टोडर्म है, ठीक? ओके। और ये ऑरेंज वाली मीजोडर्म है, ठीक? एंड ये रेड वाली नहीं करते, ब्लू वाली एंडोडर्म है, ठीक है? ये एम्ब्रियो की लेयर्स है, ठीक है? ग्रीन वाली एक्टो, ऑरेंज वाली मीजो और ब्लू वाली एंडो। इसके अलावा मैं जितने लेयर्स बनाऊंगा, जिसको मैं एक्टो एंडो मीजो बोलूंगा, उनमें और इनमें क्या फर्क होगा? ये एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है जो आपकी बॉडी बनाएंगी। इसके अलावा बाकी जो बनेंगी वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होंगी या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म होंगी। अब डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? इस ब्लू वाली को लो और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दो, एक ब्लू वाली को लो, ऐसा स्ट्रक्चर बना दो। इसको कवर करने के लिए ये ऑरेंज वाली लो और ऐसे बना दो, और फिर से एक ऐसा बना दो। ग्रीन वाली को पकड़ो और इसको पूरा कर दो लाइक दिस, ठीक? अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये जो आपने, मैं नंबरिंग दे देता हूँ। लेट्स से इसको नंबर देते हैं, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ये नंबर 1 और नंबर 2, इनमें से एक है ये क्या कहते हैं इसको, योगसाक। लेट्स से नंबर 1 इज योगसाक। और जो नंबर 2 है बेटा, वो हो गया आपका ये क्या कहते हैं इसको, एलेंटॉइस। तो 1 योगसाक है, 2 एलेंटॉइस है। 2 जाके बन जाएगा यम्बलिकल कॉर्ड और 1 रिड्यूस कर जाएगा। तो 2 लंबा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और 1 रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? 3 है एमनियन, ठीक है? एमनियन। अच्छा, अब इसी डायग्राम से मेरे को बड़ा एकदम क्लियर है कि जो योगसैक है और जो एलेंटॉइस है, उसकी जो इनर लेयर है वो एंडोडर्म की है और आउटर लेयर मीजोडर्म की है, ठीक? लेकिन ये एंडो और मीजोडर्म्स
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडो एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म्स हैं। यहां तक सबको क्लियर? किसी को डाउट? सर थर्ड क्या है? यहां तक सबको सब क्लियर? सर कोई डाउट? ओके सर। एमनियन। हाँ हाँ, अच्छा अब एमनियन पूरा नहीं बना, एक ही लेयर बनी है, तो आप दूसरी लेयर के लिए क्या करोगे, यही ऑरेंज वाली है ना, इसको उठाओगे और इसको ऑरेंज वाली से कवर कर दोगे। तो ये ऑरेंज वाली यहाँ से उठाई और ये इसको क्या कर दी, कवर कर दिया। ये बन गया बेटा पूरा का पूरा क्या, एमनियन। ठीक, क्लियर? अब आपको कोरियन बनाना है, ठीक है? कोरियन बनाना मुश्किल नहीं है। अब कोरियन कैसे बनाओगे? अब कोरियन बनाने के लिए, अच्छा एमनियन में आपने क्या देखा कि इसमें ग्रीन वाली अंदर है, ऑरेंज वाली बाहर है, मतलब एक्टोडर्म अंदर है और मीजोडर्म बाहर है। लेकिन याद रखना ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है। जो भी एम्ब्रियो के बाहर होगा उसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बोलेंगे। अब आपने कोरियन बनाना है, तो कोरियन बनाने के लिए आप फिर से इस ऑरेंज का हेल्प लोगे, ठीक है ना? आपने यही वाला ऑरेंज वाला कलर लिया, मैं आपको आधा बना रहा हूँ, ये यहाँ बनाया, वो ऊपर जाके मिल जाएगा, और फिर इसको यहाँ से ले आए और ये ऐसे कोरियोनिक विलाई बनाया और इधर से ये वापस इसको जोड़ दिया। मैं वापस बनाता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। मतलब आपने वापस से ऑरेंज कलर लिया और ये ऐसे गए, ऐसे करके ये आपने कोरियोनिक विलाई बनाए, हालांकि है ना, इस तरीके से कोरियोनिक विलाई बनाए और ये कलर कर दिया, ठीक है? अब ये तो एक लेयर बनी। अब इसको कवर करने के लिए आप क्या लाओगे, आउटर लेयर था एक्टोडर्म, तो आपने फिर ग्रीन कलर लिया और फिर इसकी आउटर लेयर बना दी, ठीक? तो इस तरीके से पूरा एम्ब्रियो बनकर तैयार हो गया। अब ये जो लेयर बनी है, ठीक है ना, जो चौथी वाली लेयर बनी है, ठीक है, द फोर्थ वन, दिस फोर्थ वन, दिस इज नोन एज द कोरियन। अब कोरियन में बाहर क्या है, एक्टोडर्म है, अंदर क्या है, मीजोडर्म है, जस्ट अपोजिट ऑफ द एमनियन। देखो एमनियन, एमनियन एक लेयर होती है एक्चुअली, एमनियन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, आप इस लेयर को एमनियन बोलेंगे, ठीक है ना? जो नंबर 3 है, अंदर का जो स्पेस है उसको हम एमनियोटिक सैक कहते हैं, उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक? क्लियर? आ रही बात समझ में? ओके। अच्छा, अब इस कोरियन और एमनियन जो दो मेम्ब्रेन्स है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है, उसके बीच में स्पेस है ना? उस स्पेस को अगर आप देखेंगे ध्यान से बेटा, बीच में स्पेस है, इस स्पेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके राइट में भी ऑरेंज है, इसके लेफ्ट में भी ऑरेंज है, दोनों तरफ ऑरेंज है। और ऑरेंज क्या है हमारा, मीजोडर्म। कौन सा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो दो मीजोडर्म के बीच में स्पेस को आप क्या बोलते हो, सीलॉम। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है, तो क्या बोल दिया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलॉम। तो ये कोरियन हो गया, कोरियन के बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम हो गया, फिर एमनियन हो गया, फिर एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, फिर आपका एम्ब्रियो हो गया, एम्ब्रियो का छोटा सा योग सैक हो गया, और फिर बड़ा सा एलेंटॉइड जो आगे क्या कहते हैं उसको, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बन के जोड़ देगा कोरियोनिक विलाई से। क्लियर है पॉइंट? शुभम क्लियर है? ये कौन पूछ रहा था डाउट, जो पूछ रहा उसको क्लियर है ये? यस सर, अभिषेक कुमार। हाँ अभिषेक, Yes, क्लियर है sir. अभिषेक? ये कोई डाउट तो नहीं है? और भी किसी का किसी टॉपिक में डाउट है तो पूछ लो आज, फिर आज के बाद मैं रिप्रोडक्शन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूंगा। Anybody having any other doubt? सर यस, बताइए कौन पूछ रहा है? धनजोत, हाँ धनजोत। सर मुझे पूछना था बेसिकली कि प्लासेंटा की फॉर्मेशन कैसे होती है, फीटल साइड से भी और मैटरनल साइड से भी। देखो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है, सोच समझने की कोशिश करना कि जो यूट्रस है ना उसमें आर्टरियोल्स हैं बेटा,
यूट्रस के एंडोमेट्रियम में आर्टरियोल्स है ना, स्पाइरल आर्टरियोल्स वगैरह होंगे ना, यस सर। है ना, वही आर्टरियोल्स है ना। वो आर्टरियोल्स ना आपस में सब जुड़ जाते हैं और ओपन स्पेसेस बनाते हैं, साइनसेस, जिसमें ब्लड फ्लो करने लगता है। मतलब जब प्लेसेंटा डेवलप करता है तो यूट्रस में एक तरीके से आप कह सकते हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है, ठीक है। यस सर। और कोरियन का एपिथेलिया उसमें एम्बेडेड है, यस सर। ठीक है ना। अच्छा, अब उसी के अंदर कोरियन से ही एक एपिथेलिया से एक लेयर डिराइव होती है, एक लेयर डिराइव होती है और ब्लड कैपिलरीज बनने लगती हैं कोरियन के अंदर ही। फिर ये ब्लड कैपिलरीज जाके थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर से जाके फीटस से जुड़ जाती हैं। आ रही है आवाज? क्या नाम है, धनजोत? यस सर, आ रही है। हाँ, तो फिर अब मदर का जो ब्लड है वो खुला खुला घूमता रहेगा और ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में आएगा और जो भी एक्सचेंज करना हो कर लेगा। तो प्लेसेंटा ऐसा कुछ नहीं है। प्लेसेंटा आप ऐसे समझ लीजिए कि फीटल पार्ट थोड़ा अच्छे से डेवलप कर रहा है और बढ़ता जा रहा है, और यूट्राइन पार्ट भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है मदर का, और उस तरीके से वो डेवलप कर रहा है। मतलब जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन फीटल पार्ट का है, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन कोरियन या ट्रोफोब्लास्ट का है। ओके सर, बट सर जो आफ्टर डिलीवरी प्लेसेंटा का पार्ट्स आते हैं उसमें मैटरनल भी इंक्लूड होता है, तो एंडोमेट्रियम भी शेड हो जाएगी? नहीं, जो आफ्टर, नहीं सुनो ध्यान से, जो आफ्टर डिलीवरी जो चीज रिमूव हुई प्लेसेंटा वो बेसिकली फीटल पार्ट है ना। पहले तो अंदर का एम्ब्रियो बाहर आ गया, एम्नियन तो फट गया, कोरियन तो बचा है ना बेटा, समझ रहे हो बात को? भाई कोरियन और अम्बिलिकल कॉर्ड तो बताओ, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी ना, क्या धनजो? 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ना, कौन कौन सी है? योक सैक, एलेंटॉइस, कोरियन एंड एमनियन। योक सैक तो पहले हाईली रिड्यूस हो गया था, ठीक है, उसको छोड़ दो। अच्छा, एलेंटॉइस अम्बिलिकल कॉर्ड बन गया था, उसको भी रोक रोक के रखते हैं। एमनियन था वो रप्चर कर गया, वो डिग्रेड हो गया। कोरियन वो भी बचा हुआ है। तो आफ्टर डिलीवरी कोरियन बाहर आ रहा है अलोंग विद द अम्बिलिकल कॉर्ड, तो फीटल पार्ट बाहर आ रहा है। बचा मैटरनल पार्ट, तो वो मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में लगातार 3 से 4 महीने तक कंटिन्यूअसली बाहर आता रहेगा। मतलब अ फीमेल हैज टू अंडरगो लाइक 2 to 3 months ऑफ हेवी मेंस्ट्रुएशन आफ्टर द डिलीवरी, और वो एंडोमेट्रियम धीरे धीरे रिमूव होती रहती है, ठीक है धनजोत? ओके सर। सर एक और डाउट था, जैसे जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है तो सर स्पर्म की जो जेनेटिक मटेरियल है वो NC की फॉर्म में होगी? जो स्पर्म की जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होगी? मतलब कि सर N और C होगा उसका जेनेटिक मटेरियल का फॉर्म। N और C मतलब? सर मतलब कि हाफ क्रोमोसोम और C इंटायर जेनेटिक मटेरियल जो है। मैं समझा नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आया। क्या NC फॉर्म क्या होता है? सर जैसे कोई भी एक नॉर्मल सेल है NC, उसकी 2N जो है क्रोमोसोम का नंबर अच्छा हो अच्छा, तो गया। N और C फॉर्म, अच्छा वैसे समझ गया, गॉट इट। जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो उसका क्रोमोसोम नंबर N होगा और DNA कंटेंट उसका C होगा, नो डाउट, करेक्ट है। सर बट जब फर्स्ट डिवीजन होनी होती है तो N और 2C होना चाहिए ना एक प्रॉपर जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए, तो वो डबल कब होता है DNA कंटेंट? भाई एक मिनट रुको भाई, N और C तो एग के पास भी है ना, दोनों फ्यूज करके तो हो गया 2N, और 2C नहीं हो गया? तो सर जो जाइगोट को फर्स्ट डिवीजन जानी होगी तो जाइगोट को पहले वो मेटाफेज के स्टेट में होता है जब पहली बार जाइगोट बनता है। ओके, सो यू वांट टू से कि जब डिवीजन होगा, तब जब डिवीजन होगा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा
तो उसको क्या होना चाहिए, यू मीन टू से उसको अपना क्रोमैटिक मटेरियल उसका डबल होना चाहिए, एस फेज होना चाहिए। तो तुम पूछ रहे हो कि उसका एस फेज कब हुआ, जब पहले ही वो क्या कहते हैं सीधा एंटर करके क्रोमोसोम्स आ गए और क्रोमोसोम बट गए, तो फिर उसका ये फेज कब हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा तुमने। मेरी बात ध्यान से सुनना धनजोत। एक्चुअली पता है सीन क्या है कि जो ये है, जो एग है, ठीक है, ये जो एग है ये किस में रुका हुआ था, मेटाफेज में रुका हुआ था। यस सर। ठीक है, ये अपना मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज पूरा करता है, और टीलोफेज पूरा करने के बाद आपने क्या देखा, इसके क्रोमोसोम प्रोफेज के स्टेज में होते हैं, मतलब क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं मतलब प्रोफेज आ गया, राइट। यस सर। और स्पर्म भी अपने प्रोफेज में ही फ्यूज कर रहा है क्योंकि मतलब उसके पास भी क्रोमोसोम्स हैं। यस सर। और दोनों अगर प्रोफेज में है मतलब कि ये लोग पहले ही अपना वो जो इंटरफेस है पूरा करके ही आए होंगे, तो उस Yes, फेज sir. में बिफोर फर्टिलाइजेशन ही ये अपना डीएनए कंटेंट डबल कर चुके होते हैं। मतलब बट सर वो एंटर तो एनसी के फॉर्म में ही करेगा ना स्पर्म तो। हाँ एंटर वो देखो, एंटर वो सी की फॉर्म में ही करेगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर अपना एस फेज चलता रहेगा ना, सॉरी हाँ एस फेज सिंथेटिक फेज तो चलता रहेगा ना, वो उसे कंटिन्यू करेगा भाई, वो तो डीएनए रेप्लिकेशन है ना, डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा। प्रोफेज में आके करेगा। प्रोफेज में आके नहीं, जब न्यूक्लियस एंटर करता है ना बेटा, ध्यान समझा, जब न्यूक्लियस एंटर करता है, जब स्पर्म फ्यूज करता है, न्यूक्लियस एंटर करता है, जब वो एंटर करता है तब वो अपने नॉर्मल अपने इंटरफेस में ही चल रहा होता है, ठीक है ना, वो अपना एस फेज ही कर रहा होता है। तो वो करते करते फिर पूरा प्रोसेस ऑन गोइंग है भाई। ऐसा होता है कि जैसे स्पर्म एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट में वो ट्रैवल करने लगेगा और अपना इंटरफेस शुरू कर देगा, ठीक है। अपना इंटरफेस शुरू किया, एस फेज अपना शुरू किया, करते करते वो फर्टिलाइज कर जाएगा, और जब फर्टिलाइज करके वो अंदर आए तब तक उसका एस फेज कंप्लीट होके वो अपना प्रोफेस में आ चुका होगा। आ रही बात समझ में? ओके सर, मतलब कि जब वो रिलीज मतलब होगा ऑनगोइंग इंटरफेस है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इंटरफेस और प्रोफेस के, वो इंटरफेस से प्रोफेस के ट्रांजिशन में एंटर कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ओके सर, हम्म। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स, कोई और डाउट? सर एक्सक्यूज मी। कौन? हानिया? यस सर। सर इस चैप्टर का डाउट नहीं है। बोलो, जोन से जो भी चैप्टर का है। आगे वाले का नहीं बताऊंगा, पिछले वाले का बता दूंगा। हाँ 11th का है। हाँ पूछो सर पूछो। जो वर्टिब्रा एट्रियल कैनाल होता है वो क्या होता है? अब ये वर्टिब्रल एट्रियल कैनाल कहाँ से आया तुम्हारे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है। एनसीईआरटी में नहीं है, मॉड्यूल में क्वेश्चन था कि जो सर्विकल वर्टिब्रेट सेवन सर्विकल वर्टिब्रे होता है, सेवन सर्विकल वर्टिब्रे होता है, उसके अंदर वर्टिब्रल एट्रिया कैनाल नहीं होता। एक्चुअली ये वो कैनाल है जहां से आपके ये जो आर्टरी है वो पास कर रही है, जो ये है कैरोटिड आर्टरी है। अच्छा ठीक है, जो ब्रेन में जा रही है वो वहां से पास कर रही है, तो वो उसके लिए ओपनिंग नहीं है सेवंथ वाले के अंदर, तो मतलब वो 6 से एंटर करती हुई जा रही है। अच्छा ठीक है। एनीथिंग एल्स? धनजोत, ये 2N और 2C वाला जो क्वेश्चन है जो अभी तुम पूछ रहे थे मुझसे, ये तुमने कहीं पढ़ा है या माइंड में खुद पढ़ते पढ़ते आया? नो सर, ये मैं ना आपसे मतलब जब पढ़ा था तभी से पूछना चाह रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिला था। ठीक है, मतलब दिमाग नहीं आया था ऐसे। ठीक ठीक ठीक। एनीबॉडी एल्स, किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट? तो मैं एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से। सर। हाँ अभिषेक। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे ह्यूमन फीमेल में तो सर टू ओवरीज होती है ना, तो मतलब एक टाइम पे ओव्यूलेशन तो एक में होता होगा, तो मतलब ये ऑल्टरनेशन में होता है कि 1 मंथ इसमें और सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इसमें? देखो ओव्यूलेशन, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताता हूँ तुमको मैं। ओव्यूलेशन अल्टरनेटिवली होता है, ठीक है ना, पहले राइट ओवरी से, फिर लेफ्ट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, मतलब जो भी है, जो भी ऑर्डर में चलना है।
तो एक ही ओवरी से ओवुलेशन होता है, दूसरी ओवरी से फिर नहीं होता, फिर दूसरी ओवरी से ओवरी से, फिर दूसरी ओवरी से नहीं होता। मतलब एक टाइम पे एक ओवरी से ओवुलेशन होता है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मान लो एक फीमेल की एक ओवरी रिमूव कर दी, तो वो एक साल में कितने एग प्रोड्यूस करेगी? नॉर्मली फीमेल एक साल में मान लीजिए 6। 12 एग प्रोड्यूस कर रही है, और एक ओवरी रिमूव कर दी तो कितने एग प्रोड्यूस करेगी? सर 6 करेगी। हाँ, ये बोल रही है 6। आपको क्या लगता है, बाकियों को क्या लगता है? ठीक है। 12 भी कर सकते हैं 12 सर, करनी लेकिन चाहिए। बाकी जो कौन हार्मोन कह रहा की प्रोडक्शन कौन कह रहा 12 करना चाहिए भाई? सर मैं कह रहा हूँ अभिषेक। क्यों कह रहे हो तुम ऐसा? सर देखो, जैसे मान लो कि किडनी खराब हो जाती है दोनों में से कोई एक, तो सेकंड वाली वर्क करती है ना, तो मतलब एक ओवरी रिमूव कर दी तो बॉडी को मैसेज चला जाएगा कि सेकंड वाला फंक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि फर्स्ट वाला ही फंक्शन करता रहे। मैं अब एक तेरे को मैं ऐसे, तू इतना लॉजिक लगा रहा है, मैं तेरे को एक लॉजिक मैं पूछता हूँ, तेरा एक लंग मैं खराब कर देता हूँ, अब तेरा एक लंग कोलैप्स कर देता हूँ। हाँ अभिषेक। नहीं, फिर ऐसे नहीं चलेगा ना। तो आप क्यों क्यों नहीं चलेगा भाई? किडनी की बात तुम ओवरी में फिट कर सकते हो, तो किडनी की बात लंग्स में भी फिट करो, ब्रेन में फिट कर देते हैं, आधा ब्रेन पूरा लेफ्ट पार्ट पूरा खराब हो गया। गॉड भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझे तुम, कि यस बायोलॉजी सर। में एक एक ऑर्गन कॉन्सेप्ट तुम दूसरे में नहीं लगा सकते। सही है गलत है वो अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन एक का कॉन्सेप्ट दूसरे में आप नहीं लगा सकते। हाँ जी, और कोई, किसी को कोई डाउट? अब सेम चीज बताऊं, अगर मैं टेस्टिस की बात करूं तो उसमें लॉजिक बनता है, एक टेस्टिस रिमूव कर दो तो भी स्पर्म काउंट में फर्क आएगा, लेकिन मेल फर्टाइल रहेगा अगर एक टेस्टिस प्रॉपर्ली काम कर रही है तो, ठीक है ना, लेकिन स्पर्म काउंट में नंबर में काफी कमी आ जाएगी। ओवरी का बताओ। देखो ओवरी का सीन क्या है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ओवरी में हालांकि आंसर सही है, वो 12 एग्स ही बनेंगे। मैं तुमसे क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आंसर देना। बर्ड्स में कितनी ओवरी होती है? सर फंक्शनल एक होती है। हाँ, फंक्शनल एक होती है, तो बर्ड भी एक ओवरी से काम कर रहा है ना, बर्ड इज वर्किंग विद वन ओवरी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक ओवरी काम नहीं करेगी, अगर अगर एक ओवरी ओवरी रिमूव हो जाती है तो फिर एवरी मंथ उसी ओवरी से एक एक क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 एग्स ही प्रोड्यूस होंगे पर ईयर। क्लियर पॉइंट? और इसकी वजह मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा, किसी को फिर भी जाननी हो, बहुत उत्सुकता हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा समझाना, मतलब कि और आपके बाकी पुराने कॉन्सेप्ट्स को हिला देगा। टाइम कंज्यूमिंग तो क्या, टाइम तो हमारे पास है, टाइम तो मैं आपको दे सकता हूँ। पॉइंट ये कि अगर मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया तो आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर किसी को इस बात का रिस्क लेना हो और समझना हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना, अभी नहीं समझाऊंगा, ठीक है। मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन यू। और कोई किसी को डाउट? और ओव्यूलेशन हार्मोन पे डिपेंडेंट है, ये इसका आंसर नहीं है, ये ना, ये इसका रीजन नहीं है। खैर, अब सबका अगर हो गया तो मैं एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और इस क्वेश्चन का सर आंसर दे। हाँ पूछो। सर जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है उसको हाँ ट्रीट बताओ, कैसे तुम करते हैं? लोगों ने जैसे क्या अभी आपने प्लेसेंट आपस में ये इंफॉर्मेशन पास कर रखी है क्या चुपके से, कि सर जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछने लगे हमसे तो इससे पहले सर अटैक करें, हम सर पे अटैक कर देते एक नए डाउट से, ताकि सर क्वेश्चन ना पूछ पाए। नहीं तो सर, हाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा बोलो बोलो बोलो। सर उस बायोलॉजिकल वेस्ट का क्या करते हैं? जैसे अभी आपने फोटो में दिखाया था जो प्लेसेंटा थी डस्टबिन में फेंकी हुई, उसको जला देते हैं कि गाड़ देते हैं?
डॉक्टर के ऊपर है, उसकी मर्जी है भाई, जला दे, गाड़ दे, एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर ले, ठीक है, कुछ कुछ सर मर्जी करे। हार्म भी तो नहीं होना चाहिए ना नेचर को। See, I will tell you. See, I have never been to a medical school. All the information I have like in books, और किसी किताब में आगे ना लिखा नहीं रहता कि बचे हुए प्लेसेंटा का क्या किया, उसका दफनाया, जलाया। That is not actually written in any of the books. और मुझे सच ये आपको कोई जो डॉक्टर है एमबीबीएस वही आपको बता पाएंगे, तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। एक आध जान पहचान के हैं मेरे फ्रेंड्स, उनसे पूछ के नेक्स्ट टाइम बता दूंगा आपको कि बच्चे प्लेसेंटा का क्या करते हैं। बाकी मेरे हिसाब ओके से सर, अब आप क्वेश्चन हाँ पूछ लीजिए सर। हाँ जी, सर क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि आई नेवर वेंट टू अ मेडिकल स्कूल, आई एम नॉट एमबीबीएस, ठीक है, आई एम ओनली एमएससी, ठीक है, आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर टीचिंग फॉर नीट एग्जाम। तो मुझे नहीं पता कि ये, क्योंकि ये चीज बुक्स वाली नहीं है, ये चीज बुक्स में नहीं दी है कि प्लेसेंटा बचा तो उसका क्या किया। ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसने किया है उसी को पता है क्या क्या करते हैं। तो ये कोई डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर ही आपको बता पाएगा प्रॉपरली। तो या तो आपका कोई जान पहचान वाला एमबीबीएस डॉक्टर, आप उससे पूछेगा, या मेरे एक दो फ्रेंड्स है, मैं नेक्स्ट टाइम उनसे पूछ के आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। ओके सर। और कोई डाउट? ओके, तो आप लोगों के डाउट नहीं है तो मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से एक दो सवाल, ठीक है? चलिए, तो मेरा क्वेश्चन मैं वन बाय वन पूछ रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आप लोगों से, दो तीन ही पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा, ठीक है? और आंसर करेंगे महक गौतम। महक, आवाज आ रही है? सर महक, आवाज आ रही है? जुनैद, आवाज आ रही है जुनैद? रविंदर, रविंदर आवाज आ रही है? रविंदर कसाना। रविंद्र कसाना के नाम से हमारे पास कौन है यहाँ पे? स्टूडेंट तो नहीं है शायद, कोई शायद किसी पेरेंट का नाम होगा। खैर, ट्विंकल, ट्विंकल आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ ट्विंकल, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर देना। मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द एक मिनट रुको, कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है तुमको ट्विंकल? कौन सा टॉपिक मतलब सर, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पूछेंगे ना? हाँ हाँ, तो कोई सा भी पूछ लीजिए। अच्छा, तुमको बॉटनी में वो पढ़ाया गया हो ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एवरेज लाइफ स्पैन और वो सब चीजें, लाइफ साइकिल यस पढ़ाया गया सर। ना? वही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगले चैप्टर से हमारा रिलेटेड है, तो इसलिए मैं उस पर आ रहा हूँ, क्योंकि अगला चैप्टर बर्थ कंट्रोल का है। और बर्थ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो बर्थ रेट की बात करते हैं, और बर्थ रेट की बात करते हैं तो हम लाइफ की बात करते हैं। तो क्या फर्क होता है एक लाइफ स्पैन में, और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी में? सर लाइफ स्पैन तो हो गया जिसमें सारे लाइफ के सारे फेजेस आते हैं, अच्छा, और एक्सपेक्टेंसी मतलब हमने इतना सोच लिया कि 50 या 60 इयर्स तक तो जी ही जाएंगे।
मतलब उसमें प्रॉपर ओल्ड एज नहीं होती, पर हाँ क्या हम सोच लिया काफी। मतलब तुम्हारा मन कर रहा है कैसे कुछ भी करके सोच लिया? नहीं मीन्स जैसे आजकल नॉर्मली लोग जो हैं 60 या फिर 50 ईयर्स तक ही मोस्टली जीते हैं, तो एक उसके हिसाब से एक अंदाजा। वेरी गुड। गरिमा, गरिमा आवाज आ रही है? ये आपका नेक्स्ट चैप्टर मैंने शुरू कर दिया आज इन 2-3 छोटे टॉपिक से। गरिमा की माइक की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अनिका, अनिका आवाज आ रही है? क्या है मैक्सिमम लाइफ स्पैन ह्यूमन बीइंग का? सर 60 इयर्स, मैक्सिमम 60 इयर्स है 60-70 इयर्स। मैक्सिमम। हाँ सर 70। मेरी दादी 90 इयर्स की जी, मतलब वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर एक जगह देखा था मैंने कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन ह्यूमन का 60 इयर्स है। सर। हाँ 60-70 इयर्स। बहुत बढ़िया बेटा, माइक बंद कर ले। आर्य, आर्य आवाज आ रही है? यस। क्या बोल रही है अनिका? सही बोल रही है लड़की? 60-70 साल ही है मैक्सिमम लाइफ स्पैन ह्यूमन का। हाँ नो सर, नो सर। कितना है? कितना है? रिकॉर्ड करा गया मैं सर, जो रिकॉर्ड करा गया है उनकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन 120 इयर्स है। बेटा आपके आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है। मैक्सिमम जो अभी तक। कोई बात नहीं, हम अभिनव से पूछ लेंगे। तुम्हारी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है, तुम टाइप कर दो आंसर, हम अभिनव से बात कर लेते हैं। अभिनव, यस सर। क्या मैक्सिमम लाइफ स्पैन है ह्यूमन का? तो डिपेंड करेगा ना, सबका अलग अलग डिपेंड होता करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा? है। एवरेज तो 60 से 70 होता है। एवरेज 60 to 70 होता है। हम्म। बहुत बढ़िया, बंद कर दीजिए। टोक्यो ड्रिफ्ट सुनिए आप। मेगा सैनी। हेलो। यस सर। हाँ, क्या है मैक्सिमम लाइफ स्पैन ह्यूमन का? आ रहे 1 मिनट। सर 80 to 90। माई ग्रैंड मदर डाइड एट 91। ओके, पूरी क्लास में कोई भी? मेगा बंद करो भाई। सर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। कैसा? कितना? सर 108। 100 से 110। 108। 100 से 110। बहुत बढ़िया। तुमने ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ा नहीं? तुमको बंद करो माइक, सब लोग माइक बंद करो। मुझे बस एक जन आंसर देना। तुमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा नहीं? तुमको पढ़ाया नहीं क्या चैप्टर नंबर 1? सर चैप्टर 1 में ये सब नहीं था, एक्सपेक्टेंसी और चैप्टर 1 एवरेज में ये सब था ही नहीं। मतलब नो सर। हाँ नहीं था। ओके, चैप्टर 1 में दे रखा है, कभी खोलना उस किताब को, उसमें अलग अलग एनिमल्स के मैक्सिमम लाइफ स्पैन दिया हुआ है। एलिफेंट का कितना है? 150 साल। बेटा 65। पैरट का है 140 और ये टोटस का 200 दिया हुआ है। और वो क्या है, वो नील कुरंजी जो क्वेश्चन तुम्हें आता है, वो कितना दे रखा है उसका? स्ट्रॉबिलाना कुंथियाना कितना दे रखा है उसका? 12 years। हाँ, वो फ्लावरिंग का है ना। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन वाला तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है बेटा ये। खैर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आई एम टेलिंग यू डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सब लोग एकदम शांति से सुनेंगे और अपना दिमाग खोल के सुनेंगे। मैक्सिमम लाइफ स्पैन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन का मतलब कोई भी एक इंसान मैक्सिमम, कोई भी, मतलब कि मतलब मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ह्यूमन में जितने ह्यूमंस हैं, होमो सेपियंस हैं, उनमें से कोई भी एक आज तक मैक्सिमम कितने साल जिया, ठीक है ना? आखिरी सांस कितने साल तक जिया, दैट इज द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। कि एक स्पीसी में अगर मान लो कि सारे ह्यूमन 100 साल की उम्र में मर जाते हैं,
लेकिन कोई ह्यूमन, अगर कोई भी एक ह्यूमन अगर 500 साल जी गया तो फिर मैं ह्यूमन का मैक्सिमम लाइफ स्पैन 500 बोलूंगा, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन मतलब ये पूरे स्पीसीज का होता है और किसी इंडिविजुअल पे इजीली डिपेंड कर सकता है, किसी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, होता पूरे स्पीसीज का है। मतलब मैं ह्यूमन के लाइफ स्पैन की बात करता हूँ, मैं एलिफेंट के लाइफ स्पैन की बात करता हूँ। ह्यूमन का जो आज तक का रिकॉर्डेड लाइफ स्पैन है वो अप्रोक्सीमेटली 121 ईयर्स है। ठीक है, तो 121 ईयर्स इज अ मैक्सिमम जो एक ह्यूमन आज तक जिया है रिकॉर्डेड। ठीक, क्लियर। अच्छा, फिर आता है कि एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन बहुत सिंपल है कि एवरेज लाइफ स्पैन आप निकालते हो जनरली पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, ठीक है ना, और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डिपेंड करता है। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि एक एक मान लीजिए ये कंट्री टू कंट्री या शहर टू शहर डिपेंड कर सकता है। जैसे दिल्ली है और एक तरफ दिल्ली एक तरफ हरियाणा है, तो दिल्ली में लाइफ दिल्ली के लोग का पॉपुलेशन कैसी है, पॉल्यूशन कैसा है, खाने पीने को कैसे मिल रही है, ठीक है, डॉक्टर्स फैसिलिटी कैसी है, मतलब खाने को कितनी चीजें मिल जाती हैं, उस हिसाब से लगभग कितने साल हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक आदमी ऑन एन एवरेज जिएगा, या एक आदमी को कितना साल की उम्मीद कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जापान की बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 80 के ऊपर है, 80 के आसपास है जापान की। अमेरिका की और थोड़ी कम है, 72 73 जैसी है। इंडिया की 58 59 ही है। ठीक है ना, दैट इज द नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, कि कितना हम मान ले कि इतना तो जी ही जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब 50% पॉपुलेशन कितनी एज तक ऑलमोस्ट जी जाती है, उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। 50% पॉपुलेशन कितनी एज तक जी पा रही है ना, ऑन एन एवरेज। एवरेज क्या है, डायरेक्ट मैथमेटिकल नंबर, कि अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों की टोटल एज निकाल ली कितने साल तक जिए, और उसे डिवाइड कर दिया उतने लोगों से, है ना, जैसे एवरेज निकालते हो, एवरेज स्पीड, है ना, तो दैट इज एवरेज लाइफ स्पैन। अब एवरेज लाइफ स्पैन लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, या आप कह सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज लाइफ स्पैन पे डिपेंड करती है। ये दोनों सिमिलर से टर्म्स हैं। मैक्सिमम लाइफ स्पैन अलग है। हो सकता है, देखो हो सकता है तुम्हारी क्लास में जो टॉपर है वो 100 में से 100 नंबर ले आए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम्हारी क्लास के एवरेज मार्क्स 100 हैं। तुम्हारी क्लास के एवरेज मार्क्स तो होंगे ना सबके टोटल डिवाइड बाय टोटल क्लास, वो बहुत कम हो सकते हैं। और एक्सपेक्टेंसी तुम्हारे मार्क्स की क्या होगी कि आमतौर पर बच्चे क्या मार्क्स ले जाते हैं, है ना, तो दैट इज द पॉइंट। अच्छा सुनना ध्यान से, हम दोनों में डिफरेंस है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन पूरे स्पीसीज का जो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। एवरेज लाइफ स्पैन पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी करेगा। मान लेते हैं ह्यूमन की एक पॉपुलेशन हरियाणा में रह रही है, एक दिल्ली में रह रही है और एक यूपी में रह रही है, तो यूपी वालों की एवरेज लाइफ स्पैन अलग होगा, ये पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी है। और दिल्ली वालों की एवरेज लाइफ स्पैन अलग होगा, ठीक है। और मतलब आप चाहो कितना मर्जी दायरा बढ़ा लो, आप हरियाणा के भी 4, मतलब आप दिल्ली के भी 4 टुकड़े कर लो, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। ईस्ट दिल्ली का अलग निकाल लो, एवरेज अलग आएगा, साउथ का अलग आएगा, नॉर्थ का अलग आएगा, वेस्ट का अलग आएगा। आप चाहो सबको कंबाइन कर लो तो दिल्ली का अलग आएगा, हरियाणा का अलग आएगा। आप चाहो तो इनको पूरा कंबाइन कर लो, इंडिया का एवरेज अलग आएगा, चाइना का अलग आएगा, यूके का अलग आएगा, यूएस का अलग आएगा। तो मतलब भाई ग्रुप ऑफ में आप एवरेज लाइफ स्पैन एक ग्रुप यानी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी है, और डिपेंड करेगा ऑफकोर्स उस पॉपुलेशन पे। और मैक्सिमम लाइफ स्पैन एक स्पीसीज का होता है और डिपेंड करता है किसी भी एक इंडिविजुअल पे। ये डिफरेंस है। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. And Jia Chaudhary, if your great grandmother died at 124, so you should record that in Guinness World Record, because आज तक का जो रिकॉर्ड है 122 है, ठीक है। तुमको उसको रिकॉर्ड करवाना चाहिए, खूब पैसे मिलेंगे, तो खूब फेमस फेम भी मिलेगा। किसी और को कोई डाउट? कोई स्पेसिफिक डाउट? चलिए फिर कोई अगर स्पेसिफिक डाउट नहीं है, ठीक है, तो फिर हम बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करें। विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, क्या क्या पढ़ोगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। 3 तरह चीजों की बात करेंगे। एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एक क्लास में, फिर एसटीडीज एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी 2 क्लास में। तो 2 क्लास का चैप्टर है। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। एनी सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। सर पीपीटी सेंड कर Thank you, sir. दीजिएगा।
थैंक यू सर।